डेट आज 4 अगस्त 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है जल दोस्त। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ। जल दोस्त ये एक एयर बोट है जो वाटर पे ऑपरेट करने के काम आता है। ये जो आप मशीन देख रहे हो, ये मशीन को ही बोलते हैं जल दोस्त। क्या काम करती है ये? पानी के ऊपर ये चल सकती है, जैसे नाव चलती है ना, तैरती है, ऐसे पानी के ऊपर चल सकती है। और फ़ायदे क्या हैं इसके? ये पानी के ऊपर देखो, जो ये घास उग रही है जिसे वीड बोलते हैं, वीड अनवांटेड घास, इस घास को काटा जा सकता है, वीड को काटा जा सकता है इस मशीन से, और पानी को साफ़ किया जा सकता है। क्योंकि जो ये वीड हो जाती है, यहाँ पे जो इकोसिस्टम रहता है और बाकी का, या मान लो पानी में कुछ और क्रॉप कल्टीवेशन या फिर मछली उत्पादन कर रहे हो तो उसको नुकसान पहुंचाता है ये। तो इस अनवांटेड वीड को हटाया जा सकता है इस जल दोस्त मशीन से। किसने बनाई है ये, किसने डिज़ाइन की है? देखो, ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है CSIRNAL, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की है NAL, एक लेबोरेटरी है, इसने इसको बनाया है NAL ने। और ये वाटर बॉडीज़ पे फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, डूबती नहीं है, अनसिंकेबल है, और इस वीड को काटने के काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक है मासी पोर्टल। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और GS पेपर 2 में चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, मासी पोर्टल का। पोर्टल का मतलब ये समझ लो, ये एक साइट है, इंटरनेट पे साइट। इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, मासी ऐप। किसने लॉन्च की है और किसने इसको डेवलप किया है? ये डेवलप किया है किस लिए? ये 3-4 बातें इसमें जाननी है। पहला जानते हैं किस लिए बनाया गया है। देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट मतलब, मान लो कोई ऑर्फन बच्चा है, अनाथ बच्चा है, या कोई ऐसा बच्चा है जो छोड़ दिया गया है माता पिता ने, तो ऐसे बच्चे जो घूमते रहते हैं, उन बच्चों के केयर के लिए ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं। और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में बच्चों को कैसे रखा जाता है, उनके सही से हेल्थ का, एजुकेशन का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, सही समय पे उनको खाना दिया जा रहा है नहीं, इन सब को मॉनिटरिंग करने के लिए, इनकी छानबीन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए पूरी कंट्री में ये मासी पोर्टल बनाया गया है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। किसने बनाया ये? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये कमीशन है जो इसने इसको डेवलप किया है, इस एप्लीकेशन को, इस मासी पोर्टल को। जो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, 2005 में पार्लियामेंट ने एक्ट बना के इसको बनाया था, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंडर ये काम करता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों के अधिकारों को बचाने के लिए काम करता है। तो ये मासी पोर्टल है जो किस तरह से काम करेगा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, जुवेनाइल को बचाने के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक्ट बनाया था 2015 में। फिर इसमें 2021 में संशोधन किया था, अमेंडमेंट किया था। तो इस एक्ट के थ्रू जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा। जुवेनाइल बोलते हैं, जो 15 से 18 साल के बच्चे होते हैं, 18 से नीचे, उनको बोलते हैं जुवेनाइल, किशोर अवस्था जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू ये पावर लेगा मासी पोर्टल, और इसके थ्रू इंस्पेक्शन किया जाएगा। और इसमें देखो एक फीचर और है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। जो ये मासी पोर्टल है, इसके थ्रू जब इंस्पेक्शन किया जाएगा, छानबीन की जाएगी, तो रिपोर्ट अपने आप तैयार हो जाएगी। और इंस्पेक्शन कौन कौन करेगा, किसके द्वारा किया जा सकता है? एक तो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, स्टेट इंस्पेक्शन कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटी, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो बनाया हुआ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू, इसके जो मेंबर हैं वो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये सब इंस्पेक्शन कर सकते हैं यूनिफाइड तरीके से इस ऐप के थ्रू, इस मासी पोर्टल के थ्रू, और इसमें रिपोर्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस।
ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 पॉलिटी में मेंस के लिए। रिसेंटली जो ये डॉक्ट्रिन है ये इजराइल के कोर्ट ने इसको यूज किया है, इस वजह से ये न्यूज में आया। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, इसको हिंदी में बोलेंगे तर्कशीलता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, रीजनेबलनेस मतलब तर्कशीलता। तो ये तर्कशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, ये बोलता है अगर मान लो गवर्नमेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया है, मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया है, वो लीगल प्रिंसिपल पे बेस्ड है या नहीं है, या वो रीजनेबल है या नहीं है, या वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जो सूचना है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या जो फैक्टर हैं उनको ध्यान में रखते हुए, या ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं लिए गए हैं जिनसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता हो उस डिसीजन के लेने के बाद पब्लिक पे। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं हम रीजनेबलनेस डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस। यानी कि अगर सिंपल टर्म में कहें, अगर मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और वो डिसीजन पब्लिक के हित में नहीं है, या डिसीजन लिया वो इस पे आधारित नहीं है कि उस डिसीजन को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे, प्रॉपर सूचना के आधार पे लिया गया हो, इस पे बेस्ड नहीं है, यानी कि ना तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देखी है, ना ही बैलेंसिंग फैक्टर देखे हैं, और ना ही उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये देखा है, अगर इस तरह से डिसीजन लिया गया है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस का उल्लंघन करता है, यानी कि तर्कशीलता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है वो डिसीजन। तो फिर उस डिसीजन को कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है उसको कैंसिल कर सकती है, उस डिसीजन को रद्द कर सकती है। तो अगर डिसीजन, कोई डिसीजन में एक क्वालिटी का अभाव है, लैक करता है, तो उस डिसीजन को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे डिसीजन आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। मान लो कोई गवर्नमेंट ने किसी रिसोर्सेज को अलोकेट करने का डिसीजन लिया है, मतलब मान लो कोई संसाधन है उसको किसी कंपनी को सौंपने का डिसीजन लिया है, लेकिन इसमें ये नहीं देखा कि वहाँ जो आसपास सिटीजन रह रहे हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या बाकी के जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनके वेलबींग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या मान लो कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की गई है, मान लो किसी पोजीशन पे कोई, मान लो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, और उसके चेयरमैन को अपॉइंट करने में उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी वो क्वालिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं देखी, तो भी ये डिसीजन माना जाएगा कि इसने डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस का उल्लंघन किया है, वॉयलेशन किया है। यानी कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर डेटा के आधार पे गवर्नमेंट डिसीजन लेगी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा, तो ही वो माना जाएगा कि इसने तर्कशीलता के सिद्धांत का पालन किया है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो उसे कोर्ट उसको इनवैलिडेट कर सकती है, रद्द कर सकती है, और कोई भी आदमी उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में जाके, और ओवरटर्न करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट से। तो यही था इसके बारे में। इंडियन कंटेक्स्ट में देखें डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, तो ये हमारे इंडिया में बोलते हैं इसे डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस या रीजनेबलनेस भी, या रीजनेबल, सिंपल रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो ये कहाँ से आया है हमारे इंडिया में, कहाँ से ड्राइव किया है? ये आर्टिकल 14 से ड्राइव किया गया है, जो फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी का ही पार्ट है, राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, ये आर्टिकल 14 उसी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिएशन बिल 2021। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली देखो राज्यसभा ने ये बिल पास किया है, इस वजह से न्यूज में आया। क्या है इस बिल में प्रोविजन, इसके बारे में जानेंगे। और मेडिएशन का मतलब क्या होता है? मेडिएशन का मतलब होता है बीच बचाव कराना या मध्यस्थता कराना। मान लो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, उनके बीच में बीच बचाव करवाना, उनकी सुलह करवाना, कंप्रोमाइज़ करवाना, तो ये मेडिएशन में आता है। तो ये इसलिए मेडिएशन बिल लेके आए हैं ताकि कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में कोई डिस्प्यूट ना जाए, झगड़ा मान लो किसी के बीच में हो गया, वो कोर्ट में ना जाए डिसीजन अपना, मतलब कोर्ट में
फैसला, कोर्ट के फैसले के लिए इंतज़ार ना करे, बल्कि वो एक मेडिएटर हो बीच में, वहाँ पे अपना जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको, उस झगड़े को अपना सुलझा लें दोनों मिलके पार्टी जिनके बीच में भी झगड़ा हुआ है। तो ये अगर मान लो मेडिएशन कराना चाहते हैं वो, और मेडिएटर के पास गए, इस बिल के बाद जब ये बिल एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो मेडिएटर अपॉइंट किए जाएंगे, मेडिएटर या मेडिएशन इंस्टीट्यूट जो बीच बचाव कराएंगे। जो मेडिएटर होंगे उनके पास कोई भी आदमी अपना झगड़ा सुलझाने के लिए जा सकता है, कोर्ट में ना जाए वो, क्योंकि आपको पता है कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और 5 करोड़ से ज़्यादा कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे इंडिया के सारे कोर्ट में जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो 5 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो सोचो, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, लेकिन जो न्याय है वो नहीं मिल पाता। इस वजह से ये मेडिएशन का प्रोविज़न लेके आ रही है गवर्नमेंट। इसमें कोई भी पार्टी अगर मान लो मेडिएटर के पास गई है, तो वो 2 सेशन के बाद अपना जो विड्रॉ कर सकती है केस, विड्रॉ का मतलब वापस भी ले सकती है। और ये मेडिएशन प्रोसेस इस बिल के अकॉर्डिंग जब ये पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो मेडिएशन जो प्रोसेस है, बीच बचाव कराने का जो प्रोसेस है, 180 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है सालों साल चलता रहे, लेकिन 180 दिन में अगर नहीं सुलझता है तो दोनों पार्टी, जो भी मान लो जिन ए और बी आदमी के बीच में झगड़ा हुआ है, वो दोनों पार्टी अगर मान लो, या 2 कंपनी के बीच में, किसी के बीच में भी झगड़ा हो रहा है, तो अगर दोनों पार्टी सहमत हैं तो उसको 180 दिन और भी बढ़ाया जा सकता है टाइम पीरियड को। मतलब टोटल टाइम पीरियड 360 दिन होगा। इसके अंदर अंदर ये मेडिएटर होगा जो फैसला सुनाएगा और इन दोनों के बीच में झगड़े को सुलझाएगा। इस बिल में देखो एक मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जाएगी। ये मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी, ये ही रजिस्टर करेगी मेडिएटर को। मतलब कौन आदमी झगड़ा सुलझाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं किसी के पास भी आप चले जाओगे, तो मेडिएटर कौन होगा, उसका डिसीजन कौन लेगा, ये मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके पास रजिस्टर कराना पड़ेगा मेडिएटर को। या फिर कोई मेडिएशन सर्विस प्रोवाइडर है या इंस्टीट्यूशन है, उसको रिकॉग्नाइज ये करेगा मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिएशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेडिएशन एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, मतलब एक झगड़े को सुलझाने के लिए कोर्ट के अलावा एक विकल्प है मेडिएशन, जिसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। मतलब ए और बी के बीच में झगड़ा हो रहा है, इन दोनों के जानकार कोई नहीं होंगे, तीसरा कोई बंदा होगा मेडिएटर की तरह, उसने रजिस्टर कराया होगा अपने आप को, तो उसे ही मेडिएटर बोलते हैं। और ये दोनों पार्टी के बीच में, दोनों पार्टी की सहमति से झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेगा, इसे बोलेंगे मेडिएशन प्रोसेस। पूरा जो प्रोसेस है, और जो झगड़ा सुलझाएगा उसको बोलेंगे मेडिएटर, बीच बचाव कराने वाला, मध्यस्थ बोल सकते हैं हिंदी में। मेडिएशन है जो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि कोर्ट में जाते हैं, केस दर्ज कराते हैं, उसके पैसे लगते हैं, काफ़ी चार्ज लगता है, फिर वकील कराना पड़ता है, एडवोकेट, उसका चार्ज लगता है। तो ये खर्चा कम हो जाएगा मेडिएशन में, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट भी होगा, और लेस एडवर्सरियल होगा। क्योंकि ये ट्रेडिशनल कोर्ट में जो लिटिगेशन जाता है, मुकदमा जाता है, उसमें केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो काफ़ी समय लगता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो उससे भी ये एफिशिएंट होगा, टाइम एफिशिएंट भी होगा, जल्दी झगड़ा सुलझ जाएगा इसमें। तो सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या होगी, वही इम्पोर्टेंस होगी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। क्योंकि कोर्ट में देखो 5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केस पड़े हुए हैं करंटली, जो इतना बैकलॉग चल रहा है केसेस का, ये कोर्ट का जो इतना बर्डन बढ़ा हुआ है, बोझ बढ़ा हुआ है, वो रिड्यूस होगा, कम होगा। क्योंकि ज़्यादा केस जब कोर्ट में नहीं जाएंगे तो बाकी के पहले केस को कोर्ट सुलझाने की कोशिश करेगा, और जो बाकी प्रेजेंट केस, अगर नए केस आएंगे तो वो मेडिएटर के द्वारा, मेडिएशन प्रोसेस के द्वारा सुलझाए जा सकेंगे। इस बिल में ये भी प्रोविज़न है कि देखो इसमें गवर्नमेंट का जो अप्रोच है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होना चाहिए, उस गवर्नमेंट के अप्रोच को प्रमोट करता है ये मेडिएशन बिल। तो ये इसके सिग्निफिकेंस होंगे। लेकिन इसमें कुछ इश्यू भी हैं बिल में, कुछ परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं। क्या, इसमें देखो जो इंटरनेशनली मेडिएटेड सेटलमेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। और दूसरा, जो मेडिएटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है इस बिल में, कि मेडिएटर की किस बेस पे आप किसी आदमी को, मेडिएटर को
इसमें रजिस्ट्रेशन कराओगे, इसकी कोई क्वालिफिकेशन की क्लैरिटी नहीं है इस बिल में। तो ये इसमें चैलेंजेज हैं और यही टॉपिक थे आज के। एक देखो जी रोहनी कमीशन, ये न्यूज में था, इसने अभी गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपी है। जी रोहनी कमीशन ये अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। किसके लिए अपॉइंट किया गया था, बस ये आपको जानना है। जी रोहनी कमीशन किससे रिलेटेड है, ये देखो ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन करने के लिए अपॉइंट किया गया था। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में लगभग 2600 कास्ट आती है, 2600 जाति। इनको जो रिजर्वेशन मिला हुआ है 27%, इसमें देखो कुछ ही जाति कम्युनिटी ऐसी है जिनको लाभ मिला है इस रिजर्वेशन का, यानी कि जो मजबूत कास्ट हैं जो ऑलरेडी, उनको ही लाभ मिला है इस 20% रिजर्वेशन का। तो बाकी की जो कास्ट हैं ओबीसी में वो पिछड़ी हुई हैं। इसी के लिए इसके अंदर सब कैटेगराइजेशन करने के लिए, यानी कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए ये बात कही गई है। मान लो कुछ कम्युनिटी हैं जिनको अच्छा फ़ायदा मिला है और जिनको नहीं मिला है, वो कम्युनिटी को इस 27% में से मान लो 5% उनको रिजर्वेशन दे दी, बाकी की को दे दिया 4% जो उनको और मतलब ज़्यादा थोड़ा मिला है, और जिनको और ज़्यादा मिला उनको 3%, ऐसा कुछ प्रोविज़न किया जाएगा इसमें। यानी कि जो सबसे लो हैं उनको ज़्यादा दिया जाएगा, जिनको फ़ायदा नहीं मिला है रिजर्वेशन का उनको ज़्यादा दिया जाएगा, सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाएगा। यानी कि 5% 10% दे दिया जाएगा उनको जिनको फ़ायदा नहीं मिला है, इस तरह से, और फिर ये कैटेगराइजेशन किया जाएगा। तो इसलिए जी रोहनी कमीशन बैठा था, इसने अभी रिपोर्ट दी है गवर्नमेंट को, तो इसका बस याद रखना है। तो यही था इसके बारे में।